अब ये टॉपिक है एंजाइम का, तो पहले हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन देख लेते हैं। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में हम ऐसे ड्रग्स देते हैं जिसका स्ट्रक्चर एंजाइम जैसा हो, जिसका स्ट्रक्चर सबस्ट्रेट जैसा हो। ठीक है, जैसे ये था सबस्ट्रेट, ये था एंजाइम। अब सबस्ट्रेट को यहाँ पे आके जुड़ना था, हमने क्या किया, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर दे दिया, सबस्ट्रेट एनालॉग, जिसका स्ट्रक्चर सबस्ट्रेट जैसा है। वो एंजाइम से जाके जुड़ जाएगा, ना कि सबस्ट्रेट जुड़ेगा। ठीक है, तो सबस्ट्रेट में कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, तो प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा और कॉन्जिक्यूटिव जो उसका इफ़ेक्ट था वो भी नहीं शो कर पाएगा वो। तो इसीलिए इसे हमने इनहिबिशन का, व्हेन द इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल द सबस्ट्रेट in its molecular structure and binds with active site of enzyme leads to inhibition of enzyme activity. ठीक है, it is a competitive inhibition as well as reversible because inhibitor binds with active sites, competitive and can be detached by increasing the concentration. अब अगर सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन बढ़ा दें हम, ठीक है, तो उस केस में ये इनहिबिटर हट जाएगा और इस जगह ये आ जाएगा, क्योंकि जो बॉन्ड बनता है वो ट्रांजिएंट होता है, वो रिवर्सिबल होता है, चिपक नहीं जाता वो एकदम जाके जुड़ के, क्योंकि एंजाइम के साथ अगर कोई चीज़ जुड़ी है तो वो डिटैच भी होगी ही होगी कभी ना कभी। ये लॉक एंड की मैकेनिज़्म होता है। ठीक है, अब इस केस के अंदर हमें ये ग्राफ देखना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है इसकी। अब इसके अंदर जो वी मैक्स रहेगा वो चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं होगा? क्योंकि अगर हम सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन बढ़ा देंगे तो सारे के सारे जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर थे वो सब हट जाएंगे और सारा का सारा सबस्ट्रेट एंजाइम पे जाके लग जाएगा, तो सैचुरेशन तो उसी पॉइंट पे आएगा। मतलब एंजाइम की जो एक्टिविटी थी, मैक्सिमम एक्टिविटी, सारे के सारे सबस्ट्रेट लगेंगे। आ रही बात समझ में? इसको ऐसे समझो कि जैसे हमने इनहिबिटर दिया था, तो उस केस के अंदर जब इनहिबिटर दिया था हमने, तो जो एंजाइम की एक्टिविटी थी वो कम हो गई थी। ठीक है, वी मैक्स, तो जो वी मैक्स है, मैक्सिमम एंजाइमेटिक एक्टिविटी, वो तो उतनी ही रहेगी ना। ठीक है, जो के एम कॉन्स्टेंट है वो बढ़ जाएगा। अब के एम कॉन्स्टेंट क्या होता है? द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और सबस्ट्रेट एट विच द एंजाइम इज़ 50% सैचुरेटेड। जैसे P50 वैल्यू थी ऑक्सीजन की 30 mm ऑफ Hg। ठीक है, वैसे ही के एम कॉन्स्टेंट होता है। अब जब कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन हो रहा है, नॉर्मली जैसे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन नहीं था तब के एम वैल्यू कुछ थी। अब जब कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन हो रहा है तो हमें सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन ज़्यादा देनी पड़ेगी 50% एंजाइम को सैचुरेट करने के लिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर भी है, तो कंसनट्रेशन बढ़ाएंगे तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर हट जाएगा और सबस्ट्रेट जाके चिपक जाएगा। ठीक है, और जो एक्टिव साइट्स हैं वो तो फिक्स ही रहेंगी ना, उनका नंबर तो फिक्स ही रहेगा ना, वो तो चेंज हो जाएगी। तो जो वी मैक्स है वो भी उतना ही रहेगा, क्योंकि सपोजिंगली मान लो हमने जो सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन है वो इतनी ज़्यादा बढ़ा दी कि जितने इनहिबिटर थे, सबस्ट्रेट इनहिबिटर थे, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर थे, वो सबके सब हट गए, तो वी मैक्स तो उतना ही आ गया जितना पहले आ रहा था। ठीक है, तो ये हो गया कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का केस। अब आती है बात नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ठीक है, अब ये दो टाइप का है, एक नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर इरिवर्सिबल और दूसरा है रिवर्सिबल। ठीक है, अब इसके अंदर हम जो एंजाइम की एक्टिव साइट है ना उसके ऊपर कुछ नहीं लगाते। तो सर हमारा जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है वो एलोस्टेटिक साइट पे जाके एक्ट करता है। ठीक है, जो कि एक्टिव साइट से अलग होता है। अब उसने इस पे आ गया, अब उसने क्या किया, जो एक्टिव साइट थी उसकी शेप ही चेंज कर दी, मतलब जो एंजाइम की कॉन्फ़िगरेशन थी उसके अंदर वेरिएशन ले आया, तो जो हमारा सबस्ट्रेट था वो यहाँ पे आकर नहीं जुड़ेगा। ठीक है, और इरिवर्सिबल है, क्योंकि अब एक्टिव साइट की जो शेप है वही चेंज होगी, तो उसे रिवर्स तो कर नहीं सकते हम। आ रही बात समझ में? अब आते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल में। इसके अंदर क्या होता है, सम एंजाइम्स हैव एलोस्टेरिक साइट टू कंट्रोल एक्टिव साइट्स, दीज आर नोन एज मॉड्यूलेशन। ठीक है, मोस्ट ऑफ द नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स बाइंड रिवर्सिबली विद एलोस्टेरिक साइट्स। ठीक है, मतलब जो
कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है वो एलोस्टेरिक साइट पर रिवर्सिबली बाइंड कर रहा है, और जो नॉन कॉम्पिटिटिव इरिवर्सिबल था उसके अंदर हेयर बाइंडिंग इन इरिवर्सिबल। वहाँ पर जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर था, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर था, वो इरिवर्सिबली बाइंड कर रहा था, और यहाँ पर रिवर्सिबली बाइंड कर रहा है, इसीलिए रिवर्सिबल है। ठीक है, अब इस केस में देखो जो Km कांस्टेंट है वो उतने का उतने रहेगा, और जो Vmax है वो बढ़ जाएगा। अब ये क्यों, ऐसा क्यों हुआ? अब इसमें क्या होगा, अब इसमें देखना है, देखो अब ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है तो इसके अंदर जो एक्टिव साइट थी उसकी कॉन्फ़िगरेशन ही चेंज होगी, स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया। तो अब उस साइट पर सबस्ट्रेट तो बाइंड करेगा नहीं, ठीक है, तो उसकी जगह कुछ और बाइंड, मतलब जो सबस्ट्रेट है वो लेस एफिशिएंटली बाइंड करेगा। ठीक है, पहले जैसे एंजाइम की साइट पर 100 सबस्ट्रेट बाइंड कर रहे थे, अब सिर्फ 50 ही बाइंड कर पाएंगे। ये बात समझ में, सबके सब बाइंड नहीं कर पाए करेंगे, नहीं बाइंड कर पाएंगे, क्योंकि जो एक्टिव साइट है उसकी जो शेप है वही चेंज हो गई है। ठीक है, जो Vmax थी वो कम हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर था उसके अंदर सबके सब सबस्ट्रेट तो बाइंड कर ही रहे थे ना। बेशक कंसंट्रेशन हमें ज़्यादा बढ़ानी पड़ी थी, Km कांस्टेंट बढ़ गया था, बट Vmax तो उतना ही था। अब इस केस में Vmax कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सबके सब सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर रहे, बट जो Km कांस्टेंट है वो उतना ही रहेगा। क्योंकि जैसे पहले 100 सबस्ट्रेट बाइंड कर रहे थे तो 50 सबस्ट्रेट जब बाइंड कर रहे थे तो Km कांस्टेंट आ रहा था। अब जब ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है तो अब 50 सबस्ट्रेट बाइंड कर रहे हैं, ठीक है, तो अब जो Km कांस्टेंट आ रहा है वो 25 पर आ रहा है, वो 25 सबस्ट्रेट पर आ रहा है, तो Km चेंज नहीं होगा। ठीक है, जो हाफ स्पीड अटेन करने की कैपेसिटी है वो चेंज नहीं होगी, और जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो चेंज होगी है। ठीक है, तो ये था हमारा कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अब इसके बाद हमें वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। यहाँ पर देखो क्या सब दे रखा है, देखो we can check the overaction of enzyme by competitive inhibition by providing a medicine having structure similar to substrate, और ये हो गया competitive inhibition, और by blocking the allosteric site of the enzyme। ठीक है, ये पेंसिल वाला हटा दिया, ये हो गया नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। एंटागनिस्ट which binds the receptor site and inhibits its natural functioning, एंटीहिस्टामिन। अब जो हमारे ब्लड में हिस्टामिन रिलीज़ हुआ था अगेंस्ट द एलर्जी, ठीक है, तो उसका इफ़ेक्ट बंद करने के लिए हमने एंटीहिस्टामिन डाल दिया। तो एंटीहिस्टामिन ने क्या किया, इनहिबिट्स नेचुरल फंक्शन, नेचुरली जो एलर्जी आ रही थी उसको रोक दिया, तो वो एंटागोनिस्ट हो गया। एगोनिस्ट ड्रग विच मिमिक्स नेचुरल मैसेंजर बाय स्विचिंग ऑन द रिसेप्टर। अब कोई डायबिटिक पर्सन है तो हमने उसे इंसुलिन दिया, इंसुलिन ने क्या किया, ब्लड की सेल के रिसेप्टर पे, GLUT4 रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो गया, तो जो ग्लूकोज था वो अंदर आने लग गया। तो इसने क्या किया, स्विच ऑन कर दिया रिसेप्टर को जिसकी डेफिशिएंसी हो रही थी, ठीक है ना, इंसुलिन की कमी हो रही थी तो उसे बढ़ा दिया। ये बात समझ में, बाय स्विचिंग ऑन द रिसेप्टर, तो इसने स्विच ऑन कर दिया ना रिसेप्टर को। उसके इसमें एंटागनिस्ट में ऑफ किया था, एगोनिस्ट में स्विच ऑन कर दिया। एंटागनिस्ट देखो एंट आ रहा है ना, तो एंटी है तो मतलब ये स्विच ऑफ कर रहा है, तो एंटीहिस्टामिन आ गया। एगोनिस्ट है तो इसका उल्टा हो गया और ये स्विच ऑन कर रहा है, इंसुलिन इन डायबिटीज़। अब ये देखो एंटासिड्स है, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम के बाइकार्बोनेट्स और हाइड्रोक्साइड्स होते हैं एंटासिड्स। These are the medicines which neutralizes the excess of acid in our stomach। ठीक है, तो वो एंटासिड्स हो गए, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम इसके एग्जांपल्स हो गए। उसके बाइकार्बोनेट और ऑक्साइड्स। द मेन प्रॉब्लम ऑफ एंटासिड्स इज रीबाउंड एसिडिटी। यस, रीबाउंड एसिडिटी इज़ अ मेन प्रॉब्लम। अब एंटीहिस्टामिन के हमें एग्जांपल्स याद रखने हैं, रेनिटिडीन और टरफेनाडिन, जोल अमाइन। रेनिटिडीन, टरफेनाडिन, जोल अमाइन।
ज़्यादा प्रेफर करना है नीचे वाले, क्योंकि ऊपर वाला है ना वो सिर्फ स्टमक की वॉल पर एक्ट कर रहा है, बट जो ये नीचे वाला एंटी हिस्टामिन है पूरी बॉडी के रिसेप्टर्स पर एक्ट कर रहा है थ्रू आउट द बॉडी, विच एक्ट्स बिटवीन हिस्टामिन एंड द रिसेप्टर्स थ्रू आउट द बॉडी। तो इस वाले को प्रेफर करेंगे हम, ठीक है। तो रेनिटिडीन और टर्फेनाडीन, जोल और अमाइन, तो टर्फेनाडीन और अमाइन को हम प्रेफर करेंगे। हिस्टामिन रिसेप्टर्स टू चेक एलर्जी आर डिफरेंट, thus a given antihistamine do not work on both of them। बात भी सही है, एक दवाई सारी बीमारी थोड़ी ठीक कर दी है, ठीक है। अब ट्रैंकुलाइजर्स का एग्जांपल है वेलियम, ठीक है। ट्रैंकुलाइजर्स वो होता है मॉर्फिन और कोडीन वाला, ठीक है जी। ट्रैंकुलाइजर्स आर दी मेडिसिन रिक्वायर्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस, एंजाइटी, माइल्ड टू मॉडरेट मेंटल डिजीज़। ट्रैंकुलाइजर्स वो होती है जैसे जानवर वगैरह आ जाते हैं ना शहरों में, तो उनको बेहोश करने के लिए जो हम डार्ट्स मारते हैं उनके अंदर ट्रैंकुलाइजर्स होते हैं, ठीक है। तो वो सीडेटिव ड्रग्स होते हैं, तो वेलियम इसका एग्जांपल हो गया। वेलियम नहीं दे रखा तो इक्वेनिल लिख दो, क्योंकि इक्वेनिल क्या होते हैं, हिप्नोटिक्स होते हैं वो भी, ठीक है। तो ट्रैंकुलाइजर्स और हिप्नोटिक्स एक ही चीज़ है, वो भी तो सुलाई देते हैं, हिप्नोटिक भी तो नशा ही है एक टाइप से, ठीक है। तो हम पहले एंटी डिप्रेसेंट देख लेते हैं। एंटी डिप्रेसेंट्स का एग्जांपल है इप्रोनियाजाइड और फिनोजिन। एंटी डिप्रेसेंट का एग्जांपल है इप्रोनियाजाइड और फिनोजिन। डेटोल में आता है क्लोरोजाइलिनोल और एल्फाटरपिनियोल, ठीक है। तो एंटी डिप्रेसेंट इप्रोनियाजाइड और फिनोजिन। All the medicines which acts between neurotransmitters and the enzymes which degrades them to check the depression, iproniazide or phenelzine।